बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि चैनल पर आपके लिए स्पेशली जो भी लोग एएनएम वाले कैंडिडेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम में स्पेशली यूपी में बम्पर वैकेंसी निकली हैं, एमपी में निकली हैं, तो जहाँ पर भी आपका एएनएम का पेपर होता है तो उसके लिए जिस भी स्टेट के एएनएम के क्वेश्चन पेपर कोशिश की जाती है कि जहाँ पर भी इस भी स्टेट का आप पेपर दे रहे हो तो वहाँ के पेपर तो आपको अरेंज किए ही जाएँ, साथ ही साथ सीरीज़ क्लासेस सब आपकी करवाई जाएँ। तो यहाँ पर लास्ट वीक मैंने आपको एक पेपर एएनएम का सॉल्व करवाया था एमपी का। अब ये यहाँ पर पेपर है, ये भी एएनएम का ही पेपर है। तो जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं प्लीज़ क्लास को एंड तक वॉच करें। और जो लोग पेपर देने वाले हों 4 दिसंबर को त्रिपुरा CHO में पेपर है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग भी चाहें तो इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके काम के भी टॉपिक्स रहने 100 MCQs हैं। पूरा आपका नर्सिंग सब्जेक्ट कवर करेगा। ये पुराना पेपर है, 2021 का पेपर है एएनएम का। तो यहाँ पर उन सभी के लिए पेपर हेल्पफुल रहेगा। जो लोग या तो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए आप पेपर देते हैं तो वहाँ का भी आपको पेपर अरेंज किया जाता है। लेकिन ये पेपर है यहाँ पर एएनएम का ही पेपर है। तो यहाँ पर एएनएम वाले जो भी लोग किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर हर एक स्टेट में सेट किया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारी मेडिकल एंड नर्सेस हब ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री सीरीज़ हैं, स्पेशली मॉक टेस्ट आपके फ्री हैं, लेकिन PDF का आपको चार्ज लगेगा। तो आप लोग जाके ऐप में अपने मॉक टेस्ट, अपना नॉलेज लेवल चेक कर सकते हो। वहाँ पर एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट तक अपडेट कर दिए गए हैं, तो आप उनको जाके देख लीजिए। मॉक टेस्ट आपको फ्री हैं, आप उनको खेल सकते हैं, अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट ब्लॉक लेवल इज। तो ब्लॉक लेवल पर कौन सी गवर्नमेंट रहेगी? जिला परिषद, ग्राम सभा, म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत समिति। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ब्लॉक लेवल पर कहा है, तो ब्लॉक लेवल पर क्या रहेगा? हमने 3 ट्रायड सिस्टम पढ़ा है पंचायत का हमने 3 ट्रायड सिस्टम पढ़ा है। तो यहाँ पर वही है कि 3 ट्रायड में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर कहा है ब्लॉक लेवल पर, और यहाँ पर जो 3 चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति। क्या होगी? ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति। विलेज लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, जिसको हम ग्राम सभा भी कह सकते हैं। जिला परिषद होती है आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यदि आपसे ब्लॉक लेवल पर पूछा है तो आपको कहना है पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछे तो जिला परिषद, और ग्राम पंचायत पूछते हैं तो ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा रहेगा किसके लिए? विलेज लेवल के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, यहाँ पर आपको जो आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला में आपको ट्रायंगल याद रखना है, जिससे आपको इजी रहेगा। तो पंचायत समिति का 3 ट्रायड है वो क्या क्या है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द कम्युनिटी एंड मेडिकल ऑफिसर। आई होप आपको पूरा क्लियर विजिबल हो रहा हो, कोई भी आपको ब्लड ना हो रहा है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर वर्ड। क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर के बीच में? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी या फिर तालुक हॉस्पिटल। तो क्या है जो कि फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट रहेगा? यदि कोई कम्युनिटी है और मेडिकल ऑफिसर है वहाँ का, तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा वहाँ पर उसका क्या? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC। क्या होगा? PHC। आफ्टर दैट जो आंगनवाड़ी है, तालुक हॉस्पिटल है तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यदि सब सेंटर होता तो सब सेंटर मेनली कम्युनिटी जो हेल्थ ऑफिसर है वो वहाँ पे रहेगा। लेकिन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और किसी कम्युनिटी के बीच का फर्स्ट कांटेक्ट पूछा है तो वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर। फर्स्ट रेफरल यूनिट पूछे तो अब आपको कहना है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी के बीच का कॉन्टैक्ट पॉइंट कहाँ है? तो वह प्राइमरी हेल्थ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, द वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो सोशल रिलेशनशिप की वेव क्या है? यहाँ पर फैमिली है, कम्युनिटी है, सोसाइटी है कि कल्चर है? तो वेव कहा है, एक तरीके से हमें भी कह सकते हैं कि पूरा जो सोशल रिलेशनशिप है किस चीज़ पे डिपेंड करेगा आपका? तो वो है आपकी सोसाइटी। क्या होगा? आपकी सोसाइटी, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं वो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर,
अ प्रोसेस दैट मोटिवेट्स पीपल टू अडॉप्ट एंड सस्टेन हेल्दी बिहेवियर एंड लाइफ स्टाइल। तो कौन सी प्रोसेस है यहाँ पर जो लोगों को मोटिवेट करेगी कि आप जिस भी बिहेवियर में रहते हैं आप उस चीज़ को अडॉप्ट कर लें, साथ ही साथ आपके आसपास का जो वातावरण उन सभी चीज़ों में आप ढल जाएं, घुल मिल जाएं, अडॉप्ट कर लें उन चीज़ों को। तो कौन सी प्रोसेस है वो? बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, इंटरव्यू या फिर सिंपोजियम। इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन आपको आते हैं। काउंसलिंग में गैदर टेक्निक पूछी जाती है आपको, इंटरव्यू से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपोजियम एक टीचिंग मेथड है। तो यहाँ पर कहा है कि ऐसी प्रोसेस जो मोटिवेट करेगी लोगों को, जो भी इन्वायरमेंट है आपका, जो भी हेल्दी बिहेवियर है लाइफ स्टाइल अपनाने में, तो वो होगा आपका क्या? बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। आप अपने बोलचाल में परिवर्तन लाइए, मीठी वाणी बोलिए, आपको कोई भी अडॉप्ट है जो कर लेगा, अपना लेगा। नेक्स्ट वन, द फोकल पॉइंट फॉर डिलीवरी ऑफ ICDS सर्विसेज इंटीग्रेटेड सर्विसेज के लिए, ICDS के लिए फोकल पॉइंट क्या है? PHC है, CSC है, प्राइमरी स्कूल है कि आंगनवाड़ी सेंटर हैं? तो इसके लिए फोकल पॉइंट का मतलब है कि जहाँ से सर्विसेज आप दूसरे लोगों में दे सकते हैं। तो आप PHC, CSC, प्राइमरी स्कूल में जाके ICDS सर्विसेज तो प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। ये आप कहाँ से करवाएंगे? आंगनवाड़ी सेंटर से। वहीं से जो लैक्टेटिंग मदर होंगी, जो 0 to 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे होंगे, जो एडोलेसेंट गर्ल्स होंगी, तो उनके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा? सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसका फोकल पॉइंट क्या होगा? आंगनवाड़ी सेंटर, ना कि PHC, CSC या फिर प्राइमरी स्कूल। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो यहाँ पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1910, 1930 या फिर 1950 में? तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी कब? 1920 में। कब हुई थी? 1920 और 1920 में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या फिर रेड क्रॉस सोसाइटी करती क्या है कि जो भी जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर जाके लोगों की हेल्प करेगी। एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की हेल्प करेगा बेस्ड ऑन योर हेल्थ या फिर ह्यूमन लाइफ में। 1920 में स्थापना हुई थी इसकी। यदि यहाँ पर आपको इसका जो भी एट प्रेजेंट में हेडक्वार्टर पूछें तो वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है यहाँ पर, आई होप आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहे हो। कोई भी डाउट्स रह जाए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ हेल्थ इज रिकॉग्नाइज्ड बाय WHO। तो हेल्थ का कौन सा कॉन्सेप्ट है जो WHO ने रिकॉग्नाइज किया है? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट या फिर हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट? तो कौन से कॉन्सेप्ट को WHO ने रिकॉग्नाइज किया है? तो सभी जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट हैं, क्या है? सभी कॉन्सेप्ट हैं अकॉर्डिंग टू दैट, लेकिन यहाँ पर WHO का थ्रू पूछा गया है तो वो है हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन, अ सीरीज ऑफ स्पीच ऑन सिलेक्टेड सब्जेक्ट बाय एक्सपर्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कोई सीरीज पर आप स्पीच देते हैं किसी एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट को लेके और वो चीज़ कोई एक्सपर्ट देता है आपको। जब पढ़ाने के लिए आप कॉलेज में जाते हैं या फिर आप कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो वहाँ पर कोई एक्सपर्ट ही आपको आएगा पढ़ाने वो टॉपिक। तो यहाँ पर वही है कि कोई सीरीज ऑफ स्पीच है जिसके लिए कोई सिलेक्टेड पर्सन एक्सपर्ट आके देगा, तो वो क्या है? वर्कशॉप है, सिंपोजियम है, ग्रुप डिस्कशन है या फिर पैनल डिस्कशन है? तो यहाँ पर वर्कशॉप में तो आप भी इन्वॉल्व रहेंगे, ग्रुप डिस्कशन में स्पेशली बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, 10 से 15 लोग हो जाते हैं। पैनल डिस्कशन में कोई पर्टिकुलर पर्सन आके आपको स्पीच नहीं देगा, यहाँ पर भी 4 से 5 मेंबर इंक्लूडेड होंगे, लेकिन यहाँ पर बाय एक्सपर्ट के थ्रू कोई स्पीच दी जा रही है तो वो कहलाएगा सिंपोजियम। क्या कहलाएगा? सिंपोजियम, जो कि एक टीचिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस पर आप स्टार लगा के रखिए। मैंने यहाँ पे आपको स्टार इसलिए लगा दिया क्योंकि रखा मिलता है आपको क्वेश्चन। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन क्या है? होम विजिट है, इम्यूनाइजेशन है, हेल्थ एजुकेशन है कि बैक टेक्निक है? तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की जो बैकबोन है वो क्या है? होम विजिट, घर घर जाके डेटा कलेक्ट करना, ये क्या है? होम विजिट, जिसको हम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की बैकबोन कहेंगे। इसको होम विजिट को। नेक्स्ट वन, एन एग्जाम्पल फॉर टोटल कम्युनिटी। तो पूरी टोटल कम्युनिटी के लिए क्या एक एग्जाम्पल होगा?
फैमिली, टाउन, कॉन्वेंट या फिर सिटी। तो एग्जाम्पल होगा पूरी कम्युनिटी के लिए होगा एक कॉन्वेंट। क्या होगा? कॉन्वेंट। नेक्स्ट वन, द किंगपिन फॉर द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर एट द लेवल ऑफ द सब सेंटर है कि कोई ऐसा एक पर्सन जो सब सेंटर पर आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, वो कौन होगा? फीमेल हेल्थ वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, मेडिकल ऑफिसर या फिर आशा वर्कर। कौन होगा यहाँ पर जो सब सेंटर पर आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएगा? तो वो होगा फीमेल हेल्थ वर्कर। कौन होगा? फीमेल हेल्थ वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर और जो आशा वर्कर हैं ये आपकी सब सेंटर पर नहीं होंगी ना। यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर आपको मिलेगा। आपका जो यहाँ पर फर्स्ट आपको केयर प्रोवाइड करवाएंगी वो होंगी ANM वर्कर। नेक्स्ट वन, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विथ लेबर। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेबर से डील, जो यहाँ पर लेबर का मतलब है मजदूर, इनसे डील करेगा तो वो है ILO। क्या है वो है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ पर कम एज ग्रुप के बच्चे काम करते हैं या फिर मजदूरों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, द कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर्स फॉर ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग द इंडिविजुअल टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी। तो ये क्या कहलाएगा? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ, ऐसी चीज़ जिसमें आपका मेडिकल, सोशल, एजुकेशनल, वोकेशनल डेवलपमेंट करवाया जा रहा है, आपको कुछ ट्रेनिंग्स दी जाएंगी जिससे आप ठीक होकर अपनी डेली पॉसिबल फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, फंक्शनल एक्टिविटी कर सकें। तो वो क्या है? रिहेबिलिटेशन है, हॉलिस्टिक अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट है। सिंपल सी बात है यहाँ पर कि आपकी पूरा आपको दोबारा से फिट एंड फाइन किया जा रहा है ताकि आप दोबारा अपने काम कर सकें। तो यहाँ पर क्या है? ये है आपका रिहेबिलिटेशन। नेक्स्ट वन, लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ। तो लुईस पास्चर किसके पिता हैं? सुपरनेचुरल थ्योरी के, जर्म थ्योरी के, एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी के, फिर मल्टीफैक्टरल थ्योरी के। तो लुईस पास्चर किसके फादर माने जाते हैं? तो हैं जर्म थ्योरी के। एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी तो जॉन स्नो ने दी थी यहाँ पर, लेकिन लुईस पास्चर किसके फादर हैं? जर्म थ्योरी के। डिसीज के लिए जर्म थ्योरी है उसके। नेक्स्ट वन, a mutual relationship between two people in which a trained person help the other to make effective adjustment with himself and situation। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा किसके बीच में? दो लोगों के बीच में, जिसमें एक ट्रेंड पर्सन होगा जो दूसरे की हेल्प करेगा जिसको ज़रूरत है कि उस सिचुएशन से वो कैसे डील करे। तो ये क्या कहलाएगा? रिहेबिलिटेशन होगा आपका, हेल्थ एजुकेशन होगा, काउंसलिंग होगी कि फिजियोथेरेपी होगी। हमेशा जब भी आप आंसर को मार्क करते हैं किसी भी क्वेश्चन के, तो क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसमें एक ट्रेंड पर्सन होगा, तो इनमें से ट्रेंड पर्सन तो हेल्थ एजुकेशन, फिजियोथेरेपी, रिहेबिलिटेशन सब में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जिसको ज़रूरत है और म्यूचुअल कंसर्न के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, उससे अपना आगे के लिए आप यदि किसी भी चीज़ से डिस्टर्ब हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप उस चीज़ को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। तो वो पूरी प्रोसेस कहलाती है क्या? काउंसलिंग। क्या कहलाएगी? काउंसलिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर एन इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। तो भूखमरी से निपटने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? FAO, ILO, WHO या फिर यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड तो यूनिसेफ है, लेबर के लिए ILO है, WHO ऑल ओवर सभी चीज़ों के लिए हेल्प करता है, लेकिन हंगर से निपटने के लिए एक जो यहाँ पर इंटरनेशनल एफर्ट्स है वो है FAO। क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है वो है FAO। नेक्स्ट वन, FAO का आपको हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर रोम में है। नेक्स्ट है यहाँ पर अ फीमेल हेल्थ असिस्टेंट इज एक्सपेक्टेड टू कवर अ पॉपुलेशन ऑफ। तो एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट कितनी पॉपुलेशन को कवर करेगी? दैट मीन्स कितनी पॉपुलेशन के बीच में इसको रखा जाएगा? 2000, 1000, 5000 या फिर 20000। तो एक फीमेल हेल्थ असिस्टेंट की बात की जा रही है, कितनी पॉपुलेशन के बीच में रखी जाएगी, या फिर एटलीस्ट वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन होगी जहाँ इसकी पोस्टिंग की, ये एटलीस्ट यहाँ पे रखा जाएगा 20,000 पॉपुलेशन के लिए। कितना? 20,000 पॉपुलेशन के लिए।
नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच अमंग दी फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, दो तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, दोनों टाइप के आपको एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे कहा है कौन सा है जो एसेंशियल अमीनो एसिड है, टायरोसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन या फिर ल्यूसिन। तो यहाँ पर जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो कौन सा है, आंसर दीजिए आप लोग यहाँ पर। एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दो तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर जो एसेंशियल है वो है ल्यूसिन। क्या है, ल्यूसिन, जिसके लिए क्या कहा गया है, एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरा होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड को ही इंडिस्पेंसिबल अमीनो एसिड भी कहा जाता है, जो कि जनरली स्टार्च के थ्रू सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं। यहाँ पर इनकी लिस्ट है, आपको वो एक बार चेक कर लेना है कि कौन से हैं एसेंशियल और कौन से हैं जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। तो यहाँ पर एसेंशियल में तो है मिथेनॉन, थ्रेओनिन, हिस्टिमिडीन, वैलिन, फ्लाइनलिन, लाइसिन, ल्यूसिन। लेकिन फिर भी आप एक बार पूरे अमीनो एसिड्स को एक बार ज़रूर चेक कर लें, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए हैं ये नॉन एसेंशियल के हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ICMR रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन इन्फेंटेज। जो न्यूट्रिशन के क्वेश्चन आपको आते हैं ना एग्जाम में, इसी टाइप के आते हैं कि ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक इन्फेंट को पर डे कितने प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। 4 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, 1.16 ग्राम पर केजी या फिर 3.4 ग्राम पर केजी। तो ICMR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक इन्फेंट के लिए एक दिन में 1.16 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर केजी का मतलब 1.16 ग्राम पर केजी कहा है। यदि बच्चे का वजन 3 किलो या 4 किलो है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर इसको ऐड कर। विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स। तो यहाँ पर डाइटरी फाइबर्स का रिच सोर्स कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है रिच सोर्स। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है, सिट्रस फ्रूट है, कैरेट है, रेड मीट है या फिर होल व्हीट फ्लावर है। क्या है जो यहाँ पर नहीं है, तो वो है यहाँ पर रेड मीट। डाइटरी फाइबर्स रेड मीट में नहीं होगा, बाकी सिट्रस फ्रूट में होगा, कैरेट में होगा, होल व्हीट फ्लोर में रहेगा, जो पूरा गेहूं का आटा है उसमें रहेगा, गाजर में होगा, सिट्रस फ्रूट है उसमें होगा। लेकिन यहाँ पर रेड मीट में जो डाइटरी फाइबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट वन, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो सबको पता है पेलाग्रा किसकी कमी से होता है, तो ये होता है नियासिन की कमी के कारण। किसकी, नियासिन की कमी के कारण। इसके 3D सिम्टम्स एग्जाम में आते हैं, डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, लास्ट वन इज द डेथ। नेक्स्ट वन, विच अमंग दी फॉलोइंग इज आर न्यूट्रिशनल इंडेक्स। तो यहाँ पर न्यूट्रिशनल इंडेक्स कौन सा है, हाइट, वेट फॉर हाइट, MUA, सीमेटा पर आर्म, सर्कमफेरेंस फॉर एज, हाइट फॉर एज या फिर वेट फॉर एज। अब इनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से पॉइंट सही है न्यूट्रिशनल इंडेक्स को लेके। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दैट मीन्स ये चारों सही हैं कि वेट फॉर हाइट, आपका वेट हाइट के हिसाब से होना चाहिए, मेटा पर आर्म सर्कमफेरेंस एज के अकॉर्डिंग रहेगा, हाइट के एज के अकॉर्डिंग आपकी हाइट बढ़ना चाहिए, एज के अकॉर्डिंग आपका वेट बढ़ना चाहिए। तो ये सभी क्या हो गए, आपके न्यूट्रिशनल इंडेक्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप मार्क किसको करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23, प्रोसेस ऑफ एडिक्शन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनीथिंग फ्रॉम द फूड विच अफेक्ट्स इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू और अनफेयर इकोनॉमिक गेन इज कॉल्ड। यहाँ पर कुछ भी ऐड कर दिया या हमने घटा दिया ताकि जो, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, अफेक्ट होगी, नुकसान भी आपको कर सकता है। लेकिन ये आपको इकोनॉमिक, मतलब आपने कुछ भी चीज़ में मिलावट एक तरीके से हम कहेंगे तो इसको मिलावट ही कहेंगे। तो ऑप्शन में एडल्ट्रेशन, फोर्टिफिकेशन, एडिटिव्स या फिर प्रिजर्वेशन। तो यहाँ पर ये प्रोसेस क्या कहलाएगी आपकी, एडल्ट्रेशन। दैट मीन्स मिलावट, आपने कुछ भी मिलाया। मान लीजिए जो काली मिर्च आती है उनमें पपाया के सीड मिला दिए, तो काली मिर्च में आपने पपाया के सीड मिलाए तो वो आपको उतना हार्म तो नहीं करेंगे, लेकिन आप मार्केट में पैसा तो अपने काली मिर्च खरीदने का ही दे के आएंगे, लेकिन आपको मिल जाएंगे पपीते के सीड, पपाया के सीड। तो इसी तरीके से लाल मिर्च में ऐड कर दिया जाता है, जो ईंट होती हैं, ब्रिक्स होती हैं, उनका पाउडर, रेड कलर ऐड कर दिया जाता है, हल्दी में ऐड कर दिया, सभी चीज़ों में आजकल मिलावट आती है, तो सब क्या कहलाएगा, एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन, एज पर बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर ड्रिंकिंग वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम।
तो बैक्टीरियोलॉजिकल इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में क्या नहीं होना चाहिए? क्लेबिसेला एरोजेंस, फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, इकोलाई या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो पानी आप पी रहे हैं इनमें से कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑर्डर इन द फिल्टर बॉक्स ऑफ स्लो सेंड फिल्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर जो स्लो सेंड फिल्टर होता है, फिल्टर बॉक्स होता है, उसमें आपको टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ पानी किस तरीके से छनता है वो यहाँ पर आपको लेवल बताना है। तो वो होता है यहाँ पर आपका लेवल, सीधा आपको डायरेक्ट आंसर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट होगा रॉ वाटर। क्या होगा? रॉ वाटर। जैसे ही जो सेंड फिल्टर, स्लो सेंड फिल्टर है, उसमें आपने पानी डाला तो क्या कहलाएगा? रॉ वाटर। फिर इस सेंड बेड में जाएगा, यहाँ से कोर्स सेंडिंग होगी, देन आफ्टर फिल्टर बेड में जाके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिल्टर बॉक्स है, जो आपने फिल्टर भी अपने घर में देखा होगा, तो उसमें भी इसी तरीके से पानी छनेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपने पानी डाला और आपको तुरंत छन के आ गया। तो यहाँ पर ये सब प्रोसेस होती हैं। तो ये क्या है? ड्रिंकिंग वाटर के लिए टॉप टू बॉटम क्या है? आपको ऊपर से नीचे की तरफ पानी कैसे छन के आएगा वो लेवल है। नेक्स्ट वन, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आप अपने एरिया का AQI चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा था एट प्रेजेंट, अभी दिवाली के कारण हो गया था। आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए कौन सा पैरामीटर नहीं है? पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर लीड। तो यहाँ पर पैरामीटर कौन सा नहीं है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए? तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी लीड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर से सभी हैं। नेक्स्ट वन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस सेटल डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एज सेडिमेंट कॉल्ड। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस नीचे चले जाते हैं, सेटल डाउन हो जाएंगे जब आप सीवेज को पूरा कलेक्ट करके उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सेडिमेंट है क्या कहलाएगा? स्लज कहलाएगा, स्कम होगा, सलेज होगा कि सेब्रेज होगा? तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका स्लज। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्लज। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर टू द सीनियर सिटीजन एट वेरियस हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम्स। तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है जो सीनियर सिटीजन के लिए है? क्या है यहाँ पर? सीनियर सिटीजन के लिए वो प्रोग्राम है जिसमें सीनियर सिटीजन के लिए क्या होगी? उनकी केयर की जाएगी, उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो वो कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन में है NOHP, NPCDCS, NPHCE, NBBDCP। तो यहाँ पर वो प्रोग्राम है NPHCE, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। यहाँ पर सीनियर पर्सन कहा है, सीनियर सिटीजन। तो NPHCE, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली पर्सन। यहाँ पर जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा हो जाती है, प्रोग्राम उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, जिसमें उनको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जाएंगी। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में। ये भी एग्जाम में आता है बहुत, तो आपको याद कर लेना है। इसमें स्पेशली जो 6 डिसीज़ हैं इंक्लूडेड वो आती हैं। नेक्स्ट वन, टेकिंग आउट द स्ट्रेस। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो NPHCE प्रोग्राम है इसमें सीनियर सिटीजन का मतलब है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है, उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट वन, टेकिंग आउट द स्ट्रेस ऑफ ऑफिस और फैमिली मेम्बर्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आप ऑफिस से, कॉलेज से या कोचिंग से वहाँ की पूरी खुन्नस जाके अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर पर निकाल देते हैं, तो कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म कहलाएगी? प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डिनायल या फिर कंपनसेशन। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको किसी और ने कुछ बोला, आपने अपना पूरा स्ट्रेस जाके अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर निकाल दिया। आपके कोचिंग में आपके सर ने आपको डांटा, आपने अपने फ्रेंड के ऊपर अपनी पूरी गुस्सा निकाल दी, क्योंकि आप अपने टीचर से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं उस टाइम पे। तो वही चीज़ है, वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन का मतलब है कि अपना किया धरा अपने दूसरे पे थोप देना। डिनाइल का मतलब है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन,
एथलीट्स फूट इज इन्फेक्शन बिटवीन टोस ऑफ फूड इज कॉज्ड बाय। तो इस तरीके का यदि आपको इन्फेक्शन पूछते हैं तो हमेशा टीनिया पैडिस एथलीट फूट जिसको कहा है, ये होता है फंगल इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? फंगल इन्फेक्शन के कारण। आप भी यदि लॉन्ग टाइम तक पानी में रहेंगे या फिर आप कुछ बूट वगैरह पहने बहुत लंबे टाइम तक गीले रहेंगे, या फिर जो लोग स्पेशली किसान रहते हैं खेत में काम करेंगे तो उनको तो यहाँ पर पसीने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है, तो होती फंगल इन्फेक्शन के कारण। इस तरीके के इन्फेक्शन कैसे होते हैं? फंगस के कारण। तो यहाँ पर एथलीट फूट और टीनिया पैडिस होता है फंगस के कारण। नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेज। तो एरोबिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल क्या है? रनिंग, स्विमिंग, योगा या फिर वेट लिफ्टिंग। तो एरोबिक एक्सरसाइज यहाँ पर एनोरोबिक एक्सरसाइज है। एरोबिक में तो रनिंग, स्विमिंग, योगा हो जाता आपका, लेकिन यहाँ पर कहा एनोरोबिक तो वो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, वेट लिफ्ट करना। नेक्स्ट वन, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज। टोटल कितना ब्लड रहेगा एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग में? 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर, 8 से 10 लीटर या फिर 11 से 12 लीटर। नॉर्मल एडल्ट में ब्लड वॉल्यूम पूछा है तो टोटल होता है 5 to 6 लीटर। कितना? 5 to 6 लीटर। नेक्स्ट वन, विच ग्लैंड इन द बॉडी ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड क्या है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। थायराइड को ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे। ओनली ग्लैंड पूछे सबसे बड़ी तो वो है लिवर, और यहाँ पर एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन पूछे तो वो है पैंक्रियाज। मास्टर ग्लैंड पूछे तो पिट्यूटरी। नेक्स्ट वन, पायोरिया इज द डिसीज ऑफ। तो पायोरिया किसकी डिसीज है? नोज, गम, हार्ट या फिर लंग्स की। किसकी डिसीज है पायोरिया? किसी किसी के मुंह से स्मेल आती है जब वो सांस छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा यहाँ पर? वो कहलाता है पायोरिया। कभी कभी इसको पेरिडोंटाइटिस भी कहते हैं। तो एक इसका इन्फेक्शन है, ये गम्स का। किसकी डिसीज़ है? एक गम्स की डिसीज़, जो कि जनरली जो पेरिडोंटियम टिश्यू होंगे उसके कारण होगी आपके गम्स में और जॉ बोन में। लेकिन यहाँ पर पायोरिया के पर्सन में आपको यदि आपके बाजू में कोई बैठा है, कभी कभी आपने देखा होगा किसी किसी के जो गम्स होते हैं येलो टाइप के होंगे, दांतों के ऊपर पीलापन रहेगा, तो ये सब उसी के लक्षण होंगे। तो क्या है डिसीज़? किसका? गम्स का, मसूड़ों का। नेक्स्ट वन, सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। तो कौन से सब्सटेंस हैं जो एंटीबॉडी को स्टिमुलेट या आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाए? कौन से सब्सटेंस से काम करेंगे उसको स्टिमुलेट करने का, जगाने का? एंटीजन, केमिकल, प्लांट्स या फिर विटामिन्स। तो ये काम करते हैं एंटीजन। आपकी बॉडी में एंटीबॉडी कब बनेगी? जब आपकी बॉडी में कोई अदर आके घुसने की कोशिश करेगा, कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में जाएगा, एंटीजन जाएगा, तभी आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। तो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे वो कहलाते हैं एंटीजन। नेक्स्ट वन, बीसीजी वैक्सीनेशन इज गिविंग अगेंस्ट। तो बीसीजी वैक्सीन किस डिसीज़ के लिए दी जाती है? तो सबको पता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, बीसीजी वैक्सीनेशन शुड बी गिवन। तो बीसीजी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस या फिर इंट्रावीनस? इंट्राडर्मल रूट से। किस रूट से? इंट्राडर्मल रूट से। नेक्स्ट वन, मोस्ट इफेक्टिव एसेंशियल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन सी मेथड अपनाते हैं स्टरलाइजेशन के लिए? बॉइलिंग, ड्राई हीट, केमिकल्स या फिर ऑटोक्लेविंग। तो कौन सी मेथड अपनाई जाती है हॉस्पिटल में स्टरलाइजेशन के लिए? तो हॉस्पिटल वाले तो जो मोस्टली मेथड अपनाते हैं वो होती है ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग को बेस्ट मेथड कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया वायरस के जर्म है, बैक्टीरिया वायरस के अलावा जर्म है, वो ओनली इसी मेथड से किल हो सकते हैं, मर सकते हैं, एंड कर सकते हैं उनको, बाकी अदर मेथड से ऐसा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन, स्पुटम कलेक्शन इज मेनली टू टेस्ट। तो स्पुटम कलेक्शन किसको टेस्ट करने के लिए जनरली हम करेंगे? स्पुटम का कलेक्शन ट्यूबरक्लोसिस के लिए, पोलियो के लिए, चिकन पॉक्स के लिए कि अस्थमा के लिए? तो स्पुटम का कलेक्शन किया जाएगा टीबी को डायग्नोस करने के लिए, टीबी का टेस्ट करने के लिए स्पुटम को कलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट वन, टिपिकल सिम्टम ऑफ कोलेरा इज। तो कोलेरा का यहाँ पर एक क्लासिकल सिम्टम पूछा है, वो क्या है? ब्लड स्टूल, ग्रीन कलर्ड स्टूल, पी सूप स्टूल या फिर राइस वाटर स्टूल। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको एग्जाम में आते हैं, सॉरी चारों जो ऑप्शन है इनमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं।
तो यहाँ पर ग्रीन कलर स्टूल है, दैट मीन्स बाइल है आपके स्टूल में, बाइल मिक्स होके आ रहा है, बाइल यहाँ पर आपके स्टूल में आ रहा है। पी सूप स्टूल है, दैट मीन्स आपको टाइफॉइड है। टाइफॉइड का टिपिकल सिम्टम पूछे तो वो है पी सूप स्टूल। राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल किसका क्लासिकल और टिपिकल सिम्टम है, तो है कोलेरा का। किसका है, कोलेरा का। नेक्स्ट वन, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। तो हॉस्पिटल वेस्ट के लिए डिस्पोज करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सी होगी, इंसिनरेशन, डंपिंग, बायोगैस या फिर पोप कंपोस्ट। तो हॉस्पिटल के वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, स्टरलाइजेशन के लिए है ऑटोक्लेविंग और डिस्पोजल के लिए इंसिनरेशन। क्या है, इंसिनरेशन। इस मेथड में जो भी डिस्पोज होता है उसको सीधा बर्न कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किसके थ्रू होगा, मलेरियल पैरासाइट से, साल्मोनेला टाइफी से, सिजेला से या फिर एडीज एगिप्टी से। तो यहाँ पर जो चिकनगुनिया का कॉजेटिव पूछा है तो वो है एडीज एगिप्टी मॉस्क्यूटो। क्या है, एडीज एगिप्टी। नेक्स्ट वन, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स। तो मम्प्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 14 से 21 दिन, 0 to 6 डेज, 25 से 30 दिन या फिर 6 to 12 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब मम्प्स का वायरस आपकी बॉडी में एंट्री किया, आपकी बॉडी ने लक्षण दिखाए तो वो टाइम पीरियड होगा इंक्यूबेशन पीरियड। मम्प्स का होता है 14 से 21 दिन, एटलीस्ट 3 वीक तक का, 2 to 3 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 44, मलेरिया इज ट्रीटेड बाय। तो मलेरिया को आप किस ड्रग से ट्रीट करेंगे, पैरासीटामोल से, क्लोरोक्वीन से, एम्पिसिलिन या फिर एस्प्रिन से। तो सबको पता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में क्लोरोक्वीन है जो यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट वन, जिडोबिडिन इज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर। तो जिडोबिडिन ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए, अस्थमा के लिए, डायबिटीज़ के लिए, फीवर के लिए कि एड्स के लिए। डायबिटीज़ में तो इंसुलिन यूज़ करेंगे, फीवर में हम एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन जनरली यूज़ करते हैं, मेनली पैरासीटामोल यूज़ करते हैं। अस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करेंगे। जिडोबिडिन एक एंटीवायरल ड्रग है जो कि स्पेशली एड्स के मरीज में यूज़ की जाती है। किसमें, एक ART ड्रग है जो एड्स पेशेंट में यूज़ की जाती है। आपको जिडोबिडिन के अलावा जितनी भी ड्रग ऑफ चॉइस आती है, निवेरापाइन भी दी जाती है, लेकिन निवेरापाइन किस में दी जाती है, यदि माँ अपने बच्चे को फीड करा रही है तो। ऐसे ही जिडोबिडिन ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए है, एड्स के लिए। नेक्स्ट वन, वुंड कॉज्ड बाय मॉइस्ट हीट। तो ऐसे वुंड जो मॉइस्ट हीट के कारण होंगे वो क्या है, बर्न है, ब्लिस्टर है, स्कैल्ड है या फिर सनबर्न है। तो ये क्या कहलाएंगे, कहलाएंगे स्कैल्ड। क्या कहलाएंगे, स्कैल्ड। आपने कोई भाप, यदि आप घर में कुछ पानी वगैरह बॉईल कर रहे हों और अचानक से आप उसके ऊपर जो प्लेट रखे थे आपने वो प्लेट जाके पकड़ ली, आपने वो जाके सीधा प्लेट पकड़ ली और जो मॉइस्ट हीट आपको लगेगी वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्कैल्ड। नेक्स्ट वन, ना तो वहाँ पर ब्लिस्टर होगा ना कुछ, लेकिन आपको पेन जरूर होगा, रेडनेस होगी। नेक्स्ट वन, एनाफ्लेक्टिक शॉक इज कॉज्ड बाय। तो एनाफ्लेक्टिक शॉक किसके कारण होगा, एलर्जिक रिएक्शन के कारण, हार्ट प्रॉब्लम के कारण, इन्फेक्शन के कारण या फिर सीवियर ब्लीडिंग के कारण। तो एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन होता है जनरली एलर्जिक रिएक्शन के कारण। किसके कारण, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगी उसके कारण। नेक्स्ट वन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द लिप्स एंड फिंगर। यदि आपके लिप्स और फिंगर का कलर ब्लूइश हो जाता है तो क्या कहलाएगा, एरिथेमा, साइनोसिस, कन्वल्जन या फिर क्लबिंग। ये चीज़ कहलाएगी आपकी क्या, साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसके कारण आपके लिप्स और फिंगर्स का कलर कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है। कन्वल्जन्स अलग हैं, एरिथेमा में रेडनेस रहेगी, आपको ब्लूइश नहीं होगी। नेक्स्ट वन, द ड्रग्स यूज्ड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर। तो बीपी बढ़ रहा है तो कंट्रोल भी हम कैसे करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन से। एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाएंगी, एनाल्जेसिक्स पेन के लिए की जाएंगी, एंटासिड्स यदि ज़्यादा एसिड बन रहा है, आपको हार्टबर्न हो रहा है तो उसके लिए यूज़ किए जाएंगे। हाई बीपी के लिए जो मेडिसिन यूज़ होगी वो क्या होगी, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। नेक्स्ट वन, द एब्रिविएशन Q1D मीन्स। Q1D का मतलब क्या है, 4 टाइम्स डेली, 3 टाइम्स डेली, 2 टाइम्स डेली या फिर 1 टाइम डेली। तो OD का मतलब तो OD है मतलब 1 टाइम डेली। यहाँ पर है Q1D। Q1D का मतलब है यहाँ पर 4 टाइम्स डेली, दिन में 4 बार। BD मतलब होता है 2 टाइम्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 1 ml इज इक्वल टू। तो 1 ml कितने ड्रॉप्स के बराबर होगा, 1 ml कितने ड्रॉप्स के बराबर होगा।
ऑप्शन में है यहाँ पर 15, 30, 20 या फिर 50 ड्रॉप्स। तो 1 ml इज इक्वल टू 15 ड्रॉप्स, कितना 15 ड्रॉप के बराबर, 1 ml होता है 15 ड्रॉप के बराबर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर ड्रग दैट डिस्ट्रॉय ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सी मेडिसिन है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करेंगी? एनाल्जेसिक्स पेन के लिए होगी, एंटीएमेटिक्स वॉमिटिंग के लिए होगी, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए होगी, एंटीबायोटिक्स कौन सी ड्रग होंगी? एंटीबायोटिक्स। यदि पेन के लिए पूछा तो एनाल्जेसिक्स, वॉमिटिंग के लिए पूछा तो एंटीएमेटिक्स, फीवर के लिए पूछा तो एंटीपायरेटिक्स, और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूछा है तो वो होती है एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट वन, द एंगल ऑफ इंसर्शन ऑफ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। तो एससी इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन कितने डिग्री एंगल से लगाए जाते हैं? 45, 25, 15 या फिर 90। 90 से इंट्रामस्कुलर लगाए जाते हैं, 15 to 25 से लगाए जाते हैं जनरली आईवी। सबक्यूटेनियस लगाया जाता है 45 डिग्री के एंगल से। नेक्स्ट वन, 1 पिंट इज इक्वल टू, एक पिंट कितने ml के बराबर होगा? 100 ml, 250 ml, 500 ml या फिर 1000 ml। सो 1 पिंट इज इक्वल टू 500 ml, कितना 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। तो आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा है क्यों? वो क्या है? ग्रोथ है, डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन है कि प्रोग्रेशन है? ये आपका पीडियाट्रिक का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर स्किल का और आपकी फंक्शनिंग की प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, तो क्या है आपका ये डेवलपमेंट। यदि बॉडी के टिश्यू बढ़ते, आपकी बॉडी बढ़ेगी तो वो कहलाएगा ग्रोथ। नेक्स्ट वन, BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय WHO एंड यूनिसेफ इन। तो WHO और यूनिसेफ के इनिशिएटिव एक लिया था इन्होंने, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो ये कब लॉन्च हुआ था? 1990 में, 1996 में, 1988 में, 1992 में। तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया था, जिसको WHO और यूनिसेफ ने मिलकर लाया था? तो ये लाया गया था 1952 में। कब? 1992 में। जिसका एम था कि जो माँ है अपने बच्चे, स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग के प्रति अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए या फिर न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कैसे कम किया जाए, तो सभी BFHI के क्या थे? मोटिव थे। नेक्स्ट वन, चाइल्ड अचीव द एबिलिटी टू सिट अलोन एट द एज ऑफ। तो बच्चों में कितने महीने में ये क्षमता आ जाती है कि वो अपने खुद से अकेले बैठ सकते हैं? 4 मंथ में, 8 मंथ में, 6 मंथ में कि 10 मंथ में? तो ये बच्चों में कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी 6 मंथ में। कब? 6 मंथ में। 10 मंथ में तो वो प्रॉपरली क्राउलिंग करने लगेंगे। कोई कोई बच्चे, इट्स डिपेंड ऑन डेवलपमेंट, बच्चों का अलग अलग तरीके से, हर एक बच्चा डिफरेंट होता है। तो कुछ कुछ बच्चे 10 महीने में पकड़ के खड़े होना भी सीख जाते हैं। 6 मंथ की एज में बच्चा यहाँ पर क्या करेगा? अकेले से बैठ सकता है। नेक्स्ट वन, सिस्टम फॉर मेंटेनिंग वैक्सीन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर। तो एक सिस्टम है वैक्सीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा? वैक्सीन स्टोरेज, स्टोर इन अ रिफ्रिजरेटर, कोल्ड चेन या फिर आइस चेन। तो ये पूरा सिस्टम कहलाएगा क्या? कोल्ड चेन, जिसमें वैक्सीन बनने से लेके मैन्युफैक्चरिंग होना, प्रोडक्शन होना, फिर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होना, कहाँ जाके इसको स्टोर किया जाना, वो सभी चीज़ें आएंगी तो वो कहलाता है कोल्ड चेन। वैक्सीन की एफिशिएंसी और वैक्सीन खराब ना हो पाए उसके लिए जो पूरी प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? कोल्ड चेन। नेक्स्ट वन, कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट फॉर 24 आवर। यदि बच्चा 24 घंटे का है, मतलब अभी डिलीवर हुआ है 7:22 पे, तो उसको 24 घंटे का यदि बेबी हो जाता है, इन्फेंट होता है, तो उसको कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी? 100 to 120 किलो कैलोरी पर केजी, 80 to 100 किलो कैलोरी पर केजी, 90 to 110 किलो कैलोरी पर केजी या फिर 80 to 90 किलो कैलोरी पर केजी। 24 घंटे का इन्फेंट है, उसको कितनी किलो कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? तो यहाँ पर उस बच्चे को 100 किलो कैलोरीज की, 100 से 120 किलो कैलोरी की पर केजी। कितना पर केजी? यदि बच्चा 2.5 kg का हुआ है तो यहाँ पर आप लगाइए कि बच्चे को कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, माल न्यूट्रिशन कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन।
यदि आपकी माल न्यूट्रिशन है यहाँ पर, ऐसा माल न्यूट्रिशन जो आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी के कारण हुआ है, तो वो क्या है? मरासमस, क्वाशियोरकर, मरासमिक क्वाशियोरकर या फिर ग्रोथ फेलियर। तो ये किसके कारण हुआ है? तो ये यहाँ पर साफ साफ कहा है प्रोटीन के कारण, तो प्रोटीन के कारण होगा क्वाशियोरकर। एनर्जी के कारण कहते तो वो होता मरासमस। क्या होता? मरासमस। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? प्रोटीन की कमी हुई है डाइट में आपकी, क्या होगा आपको? क्वाशियोरकर। इनके डिफरेंस एग्जाम में आते हैं, मरासमस और क्वाशियोरकर के। नेक्स्ट वन, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस होता है फीकोरल रूट से ट्रांसमिट होगा, पोलियो वायरस इसका कॉज है। अब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 10 से 14 दिन, 10 से 20 दिन, 15 से 45 दिन या फिर 5 से 35 दिन। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है पोलियोमाइलाइटिस का? 5 से 35 दिन तक। कितना? 5 to 35 डेज तक। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज विथ सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन एट द लेवल ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो जब इन्फ्लामेशन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो जाए, लेकिन यहाँ पर एक ब्रोंक्यूल्स को भी अफेक्ट करे, ब्रोंकाई जो ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइड होगी, ब्रोंकाई, फिर उसके टिनी पार्टिकल्स दोनों लंग्स में रहेंगे, वो ब्रोंक्यूल्स। फिर आते हैं एल्ब्यूलाई। तो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स यदि अफेक्ट होते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ब्रोंकियोक्लाइटिस या फिर निमोनिया। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ब्रोंकियोलाइटिस, क्योंकि ओनली ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन होता, इन्फ्लामेशन होता तो वो होता ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर स्पाज्म होता तब हम कहते हैं अस्थमा, फ्लूइड भरने लगता तब कहते हैं निमोनिया, एल्ब्यूलाई में फ्लूइड एक्यूमुलेट होता तो निमोनिया। लेकिन यहाँ पर ओनली यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स अफेक्ट हुए हैं तो ये क्या है? ब्रोंकियोलाइटिस। नेक्स्ट वन, लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन फ्रॉम मिडलाइन। यदि मिडलाइन से आपका जो स्पाइनल कर्वेचर है क्या हो जाए? लेटरल साइड में देखने को मिले तो ये क्या है? काइफोसिस, स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस या फिर टेलीपेस। तो टेलीपेस तो पैरों के लिए है, यहाँ पर यदि लेटरल कर्वेचर है तो ये क्या है? स्कोलियोसिस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 64, डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी से क्या हो? एंटी डायरेटिक हार्मोन का मतलब है यहाँ पर एडीएच और वैसोप्रेसिन हार्मोन। यदि आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन हार्मोन कम हो जाए, एडीएच कम हो जाए तो क्या होगा? डायबिटीज़ मेलाइटिस होगी, डायबिटीज़ इंसिपिडस होगा, कुशिंग सिंड्रोम होगा या फिर साइटोक्रोमा होगा। कौन सी डिसीज़ डेवलप होगी? तो जब भी आपकी बॉडी में वैसोप्रेसिन या फिर एडीएच हार्मोन की कमी हो जाए तब आपको डेवलप होगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड राइट। तो इनमें से बच्चों के हमने 10 राइट पढ़े हैं, टोटल 10 राइट पढ़े हैं अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत। तो यहाँ पर सभी हैं किसी एक को छोड़कर। राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव, राइट टू डू हैजार्डस वर्क या फिर राइट टू हेल्थ। राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू हेल्थ है, लेकिन बच्चों को हैजार्डस वर्क करने का अधिकार नहीं है। 14 साल से कम एज के बच्चे काम करते हैं तो जो एक यहाँ पर बच्चों के लिए एक्ट है जिसमें 14 साल से कम एज के बच्चे काम नहीं कर सकते, वो एक्ट लगेगा आपको। लेकिन यहाँ पर जो बच्चों का राइट नहीं है वो क्या है? चाइल्ड टू डू हैजार्डस वर्क। नेक्स्ट वन, द हार्मोन कॉजिंग प्यूबर्टी इन एडोलेसेंट मेल। मेल में कौन से हार्मोन है जो एडोलेसेंट मेल में प्यूबर्टी को कॉज करेंगे? टेस्टोस्टेरोन, सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो फीमेल में तो एस्ट्रोजन हो गया यदि पूछें, मेल में पूछें तो क्या है? वो टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडोलेसेंट गर्ल वेलफेयर प्रोग्राम। तो यहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स आएंगी 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स है, इनमें से अब कौन सा प्रोग्राम है जो उनके लिए नहीं होगा? KSY किशोरी शक्ति योजना, सबला स्कीम, RMNCH+A, NPOP प्रोग्राम। क्या है? NPOP प्रोग्राम। तो अब कौन सा प्रोग्राम है जो एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए नहीं है? तो किशोरी शक्ति योजना है यहाँ पर, सबला स्कीम है, RMNCH+A है, लेकिन NPOP प्रोग्राम नहीं है। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, NPOP का मतलब है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। बाकी ये तीनों हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों प्रोग्राम किसके लिए हैं? एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए हैं। नेक्स्ट वन, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है तब हम उसको क्या कहेंगे?
मेनोरेजिया, मेनार्ची, मेनोपॉज या फिर मेट्रोरेजिया। तो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा मेनार्ची। क्या कहलाएगा? मेनार्ची। जब यही पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं आफ्टर 50 ईयर के बाद, वो कहलाएगा मेनोपॉज। मेनोरेजिया का मतलब है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। मेट्रोरेजिया का मतलब जो 2 महीने में इवन 2 बार तक पीरियड्स का आ जाना। नेक्स्ट वन, क्लासिक फीमेल पेल्विस। तो फीमेल की जो क्लासिकल फीमेल पेल्विस है वो कैसी होगी? क्लासिकल का मतलब है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ के लिए किस तरीके की पेल्विस की जरूरत पड़ेगी? एंथ्रोपॉइड, गायनेकॉइड, एंड्रॉइड या फिर प्लेटिप्लॉइड। तो क्लासिक फीमेल पेल्विस होती है गायनेकॉइड शेप की। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल इज। तो फीटल स्कल का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है? मेंटोवर्टिकल, ऑक्सीपिटोफ्रंटल, सब ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक या फिर सब ऑक्सीपिटोफ्रंटल। लार्जेस्ट डायमीटर फीटल स्कल का कौन सा है? वो है यहाँ पर मेंटोवर्टिकल डायमीटर। नेक्स्ट वन, फ्रॉम 2 वीक्स टू 8 वीक्स द फर्टिलाइज्ड ओवम इज नोन एज। 2 वीक से लेके 8 वीक तक का जो फर्टिलाइज्ड ओवम है क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो, जाइगोट, मोरूला या फिर फीटस। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्ब्रियो। 2 वीक से 8 वीक तक का यदि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है क्या कहलाएगा? एम्ब्रियो। आफ्टर 8 वीक से लेके 37 वीक तक जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती फिर कहलाएगा वो फीटस। नेक्स्ट वन, मास्क ऑफ प्रेगनेंसी अदरवाइज नोन एज। प्रेगनेंसी मास्क को क्या कहेंगे हम? कोलाज्मा, लाइना नियाग्रा, पाइका या फिर वैंडल स्ट्रिंग। लाइना नियाग्रा तो जो सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनती है वो है आपकी। दूसरा आता है पाइका। पाइका का मतलब है नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना। फिर यहाँ पर है कोलाज्मा। कोलाज्मा को हम क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी फेस मास्क। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 73। वायलेट ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। प्रेगनेंसी के टाइम पर जो वेजाइनल म्यूकोसा है वायलेट ब्लू कलर की हो जाएगी तो ये क्या कहलाएगा? और होगी क्यों? ज़्यादा ब्लड फ्लो के कारण, इंक्रीज्ड जो ब्लड सप्लाई है उसके कारण। तो ये क्या है? जैकमियर साइन है, हैगर साइन है, ओसिएंडर साइन है कि यूट्राइन सफल है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका जैकमियर साइन। क्या है ये? जैकमियर साइन। नेक्स्ट वन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा और फीटल के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है वो क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड है, इम्प्लांटेशन है, अम्बलाइकल कॉर्ड है कि एमनियोन है। तो ये सबको पता है क्या है? अम्बलाइकल कॉर्ड जो फीटस और प्लेसेंटा दोनों को कनेक्ट करके रखती है ये क्या है? ये है अम्बलाइकल कॉर्ड। नेक्स्ट वन, रिलेशन ऑफ द फीटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज नोन एज। ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में जो उत्तराखंड CHO का पेपर हुआ था उसमें भी आया था, झारखंड में CHO का पेपर हुआ उसमें भी आया था। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है फीटल हेड का लिम्स तक जो कनेक्ट रिलेशन है वो क्या है? प्रेजेंटेशन है, लाई है, डिनोमिनेटर है कि एटीट्यूड है। तो ये कहलाएगा क्या? एटीट्यूड। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, सिंकिंग ऑफ फीटस इनटू लोअर पोल ऑफ द यूट्रस इज नोन एज। सिंकिंग ऑफ फीटस इनटू लोअर पोल ऑफ यूट्रस क्या कहलाएगा? पार्चुरेशन, डिस्टोकिया, लाइटनिंग या फिर क्विकनिंग। चारों टर्म आपने पढ़े। पार्चुरेशन का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ। क्या है? चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी हो रही है जो वो प्रोसेस क्या है? पार्चुरेशन। डिस्टोकिया का मतलब है एबनॉर्मल लेबर। क्विकनिंग का मतलब होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय मदर। यहाँ पर सिंकिंग ऑफ फीटस, फीटस है जब जो एक्सीफेस्टर्नम से जनरली 36 वीक की 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद लोअर यूट्राइन पोल में क्या होगा? सिंक होगा, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा लाइटनिंग। नेक्स्ट वन है यहाँ पर लेवल ऑफ यूट्रस एट 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। 24 वीक की प्रेगनेंसी में यूट्रस कहाँ तक पहुँचेगा? लेवल ऑफ अम्बलाइकस, लेवल ऑफ एक्सीफेस्टर्नम, लेवल ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस या फिर मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बलाइकस। तो यहाँ पर 24 वीक की प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है कहाँ पर पहुँचेगा? अम्बलाइकस तक, जो आपकी नाभि है वहाँ तक। एक्सीफेस्टर्नम तक 36 वीक में पहुँचेगा। सिम्फाइसिस प्यूबिस तक जनरली इनिशियल प्रेगनेंसी में ही रहेगा। नेक्स्ट वन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन 3 और मोर सक्सेसिव प्रेगनेंसी
है, जबकि पहले की जो 3 प्रेगनेंसी हैं, 3 या फिर उससे ज़्यादा प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रही हैं, तो क्या है, इनवाइटेबल, मिस्ड, हैबिचुअल या फिर थ्रेटन्ड अबॉर्शन। तो ये क्या कहलाएगा कि प्रीवियस प्रेगनेंसी 3 बार से ज़्यादा तक कंसीव हो चुकी हैं, लेकिन इस बार ये क्या है, ये हुआ है हैबिचुअल अबॉर्शन। 3 और मोर सक्सेसिव प्रेगनेंसी, 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी हुई हैं, लेकिन क्या हुई हैं, सक्सेसफुल रही हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, तो ये क्या है, हैबिचुअल अबॉर्शन। नेक्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द सीमेंस, यदि सीमेंस में स्पर्मेटोजोआ ही नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ओलिगोस्पर्मिक, स्पर्मेटोसील, स्पर्मेटोजोन या फिर एजोस्पर्मिया। ये कहलाएगा एजोस्पर्मिया। क्या है, एजोस्पर्मिया, क्योंकि सीमेन है लेकिन सीमेन में स्पर्मेटोजोआ नहीं है, तो ये है एजोस्पर्मिया। नेक्स्ट वन, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस, तो सिफिलिस का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। नेक्स्ट वन, वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ इमीडिएट परपीरियम इज, डिलीवरी के तुरंत बाद जो डिस्चार्ज होगा वेजाइनल डिस्चार्ज, वो क्या कहलाएगा, लोचिया आल्बा, रूब्रस, रोसा, ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया तो वाइट डिस्चार्ज होता है, बिना परपीरियम के ही किसी किसी में देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इनिशियल जो परपीरियम है इसके बाद का है, मतलब डिलीवरी के तुरंत बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होगा वो कहलाएगा लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड्स इन मेल्स, तो मेल्स में परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड कौन सी है, पीपीएस, आईयूसीडी, एलएनजी या फिर एनएसबी। तो ये है एनएसबी, नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। नेक्स्ट वन, ब्लीरियम टॉक्सिसिटी इन न्यूबॉर्न इज नोन एज, तो ब्लीरूबिन टॉक्सिसिटी यदि न्यूबॉर्न बेबी में होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, केरेटोसिस, कर्निंग साइन, कर्निकटेरस या फिर स्क्लेरोसिस। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कर्निकटेरस। ब्लीरूबिन टॉक्सिसिटी न्यूबॉर्न बेबी में होती है तो कर्निकटेरस, इसमें जो ब्लीरूबिन का लेवल है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा, तो क्या है, कर्निकटेरस। नेक्स्ट वन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन, तो किस केस में सिजेरियन सेक्शन नहीं होगा, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में, प्रोग्रेसिव फीटल डिसेंट में, ब्रीच प्रेजेंटेशन में, फिर प्रोलैप्स्ड कॉर्ड में। दैट मीन्स बाकी सब में हम सिजेरियन डिलीवरी करेंगे, इसमें नॉर्मल होने के चांसेस नहीं है, लेकिन किस केस में है जो हम सिजेरियन सेक्शन नहीं करेंगे, तो सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में करेंगे, ब्रीच प्रेजेंटेशन है तब भी करेंगे, कॉर्ड प्रोलैप्स हो रही तब भी करेंगे, लेकिन फीटल हेड डिसेंट होते जा रहा है तो इसमें हमें सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसमें नॉर्मल वेजाइनल बर्थ भी, नेचुरल डिलीवरी भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, फाइन हेयर दैट कवर्स द बॉडी ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पर या फिर फीटस पर जो छोटे छोटे टिनी हेयर होते हैं वो क्या कहलाएंगे, वर्नेक्स, मिलिया, लेन्यूगो या फिर मंगोलियन स्पॉट, तो ये कहलाते हैं क्या, लेन्यूगो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीनेटल मदर विथ, तो MgSO4 सबको पता है एंटीनेटल मदर में क्यों दी जाती है प्री क्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के ट्रीटमेंट में दी जाती है, लेकिन यहाँ पर जब ऑप्शन में आपके दोनों हैं तो आप किसको मार्क करेंगे, एक्लेम्सिया को। किसको, एक्लेम्सिया को। मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग ऑफ चॉइस है एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए। हाइपरेमेसिस में प्रेगनेंसी में जो नोजिया वॉमिटिंग होता है वो होता क्यों है, HCG हार्मोन के लेवल बढ़ने के कारण। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स फीडिंग ओनली ब्रेस्ट मिल्क अप टू, तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ओनली ब्रेस्ट मिल्क, यहाँ पर साफ कहा है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, कब तक, एटलीस्ट 6 मंथ तक, कितना, अप टू 6 मंथ। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में सर्विक्स क्या शॉर्टनिंग है, थिनिंग है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, फास्टमेंट हो रहा है, एंडोमेट्रियोसिस है कि इनगोर्जमेंट हो रहा है। इनगोर्जमेंट देखने तो आपको ब्रेस्ट में मिलेगा, जब मिल्क का जो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा बेबी उतना सक नहीं करके पी पाएगा, तब ब्रेस्ट में जो मिल्क एक्यूमुलेट होगा वो होगा इनगोर्जमेंट। अब यहाँ पर शॉर्टनिंग एंड थिनिंग ऑफ सर्विक्स, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एफासमेंट। क्या कहलाएगा, एफासमेंट। नेक्स्ट वन, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा इज इंडिकेटेड इन, किस केस में हम प्लेसेंटा को मैनुअली रिमूव करेंगे, एब्रप्टो, प्लेसेंटा प्रेसिया, रिटेंड प्लेसेंटा, बायपेट्रेट प्लेसेंटा। मैनुअल रिमूवल की ज़रूरत जब पड़ेगी जब प्लेसेंटा अपने आप से बाहर नहीं आएगा, और ये जनरली कंसीडर किया जाता है
बेबी डिलीवर होने के बाद से लेके एटलीस्ट 30 मिनट तक, 15 to 30 मिनट तक। लेकिन जब नहीं निकलता तो हम उसको फंडल मसाज से या फिर मेडिसिन दे के बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो कहलाता है मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, और ये किया जाएगा रिटेन्ड प्लेसेंटा में। इसमें रिटेन्ड प्लेसेंटा में। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस, यूट्राइन इनर्टी या फिर रप्चर ऑफ यूट्रस। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? तो वो होगा प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। क्या होगा? प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस 3 या 4 डिग्री में प्रोलैप्स होगी, बाहर आएगी, तो वो यहाँ पर उन सभी के लिए कॉमन टर्म यूज़ किया जाता है प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो HIV किस मोड से नहीं फैलेगा? ट्रांसप्लेसेंटल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, किसिंग या फिर ब्रेस्ट मिल्क। तो यहाँ पर जो HIV का ट्रांसमिशन है ट्रांसप्लेसेंटल हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से भी हो सकता है। इसीलिए निवेरापाइन दिया जाता है कि माँ से बच्चे को ना हो पाए। अब लेकिन यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू आंसर की के और जो आंसर के जाएंगे हम, वो क्या होगा? किसिंग, क्योंकि इन तीनों रूट से तो फैलता है, इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा? किसिंग। आपको भी यदि इसमें डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वन, pelvic measurement from lower border of symphysis pubis to sacral promontory is 12 to 13 centimeter. Which measurement is? यहाँ पर डायमीटर या फिर कॉन्जुगेट हो सकता है, जिसको 12 से 13 सेंटीमीटर है। तो क्या है? ट्रू कॉन्जुगेट, डायगोनल कॉन्जुगेट, ऑब्स्टेटिक कॉन्जुगेट या फिर इंटर ट्यूबरस डायमीटर। तो ये क्या है? ये यहाँ पर डायगोनल कॉन्जुगेट। यहाँ पर कहा है पेल्विक मेजरमेंट कर रहे हैं आप लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से सैक्रल प्रोमिनेंटरी तक, तो ये क्या है? 12 से 13 सेंटीमीटर है। तो क्या है? डायगोनल कॉन्जुगेट। नेक्स्ट वन, अम्बिलिकल कॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द मेम्ब्रेन सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। अम्बिलिकल कॉर्ड है जो इंसर्ट होती है मेम्ब्रेन से, लेकिन सेम डिस्टेंस से। तो क्या है? बेलामेंटस इंसर्शन, बेटलडोर इंसर्शन, ट्राइपेराइटल प्लेसेंटा, फ्यूनिक सफल। तो ये है आपका वेलामेंटस इंसर्शन, क्योंकि प्लेसेंटल एज से यदि अम्बिलिकल कॉर्ड जनरली सेंटर पार्ट से होना चाहिए, लेकिन एज से होती है साइड से, तो ये क्या है? वेलामेंटस इंसर्शन। नेक्स्ट वन, रेटिंग सिस्टम टू असेस ससेप्टिबिलिटी ऑफ सर्विक्स फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर मतलब सर्विक्स कितनी सेंटीमीटर तक डायलेट हुई है, तो क्या है? कितना कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उन सभी को चेक करने के लिए एक रेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो वो क्या है? अपगार स्कोर, ब्रैडन स्केल, बाइसोप स्कोर या फिर न्यूमेरियल स्केल। तो ब्रैडन स्केल तो जो डेक्यूबिटस अल्सर होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अपगार स्कोर बेबी में यूज़ किया जाता है। बाइसोप स्कोर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन द ईयर। तो हमने कल ही 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया है, बनाया है, अवेयरनेस फैलाई है। फैलाई नहीं मतलब आपको 1 दिसंबर को हम मनाते हैं। नेशनल एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था? 1987, 1980, 1992 या फिर 1990 में। तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? लॉन्च हुआ था 1992 में। कब? 1992 में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 1992। नेक्स्ट है यहाँ पर द की ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या है? प्लानिंग है, लिसनिंग है, टॉकिंग है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है? तो ये होगी आपकी लिसनिंग। प्रॉपर तरीके से आप सुनिए, आप कुछ बोलते हैं, प्रॉपर तरीके से जब आप अपने दूसरे सामने वाले की बात सुनेंगे तभी आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। नेक्स्ट वन, सेंसस टेकिंग इन इंडिया एट द इंटरवल। तो सेंसस हर 10 साल में किया जाता है इंडिया में, लेकिन 2011 के बाद से अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जाते हैं हम, तो होगा 10 साल। नेक्स्ट वन, द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोबारा से रिपीट हुआ है। बैकबोन क्या है पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की? तो वो यहाँ पर होम विजिटिंग। नेक्स्ट वन, ईच सब सेंटर कैटर्स अ पॉपुलेशन। तो हर एक सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन में होता है? 5000, 3000, 2000 की 10,000 में? तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो ये होता है कितना? 5000 में। डायरेक्ट कहा है यहाँ पर, ना तो हिली ट्रैवल कहा है ना ही प्लेन एरिया कहा है, तो आप 5000 पॉपुलेशन को मार्क कर सकते हैं। लास्ट है विटामिन ए डेफिशिएंसी।
विटामिन ए की कमी से होगी नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। तो आई होप आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा, और कोई भी डाउट्स हो आपको इस क्वेश्चन पेपर को लेके तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जो भी लोग अपकमिंग टाइम के लिए यूपी CHO के अलावा यूपी NHM का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं स्टाफ नर्स के लिए या फिर MP NHM के लिए, तो सभी के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, पेपर्स अवेलेबल हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ जाकर उन पेपर्स को ले सकते हो। कोई भी डाउट हो आपको तो आप मुझे किसी भी टाइम व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।